नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र की हम जब भी बात करते हैं हमारा ध्यान राजनीतिक दल और उनके नेताओं की तरफ ही जाता है और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो वो कौन लोग हैं जो आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं, सत्ता से सीधे टकराते हैं। आप पाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नेता दिखते हैं, टीवी की डिबेट में भी दिखते हैं, लेकिन सड़क पर तरह तरह के आम लोगों का समूह सरकारों और संस्थाओं की ताकत से लोहा ले रहा होता है। राजनीति से निराश होते वक्त भी हम इनकी तरफ नहीं देखते हैं। हो सकता है कि हमें यह लगता हो कि लाठी खाते शिक्षकों से हमारा क्या लेना देना, फीस वृद्धि की मार सहने वाले माँ बाप से हमारा क्या लेना देना, रोजगार की मांग करने वाले नौजवानों से हमारा क्या है, हमारा तो ठीक ही चल रहा है। हालांकि आप इन सब में होते हैं, लेकिन देखने और सोचने की ट्रेनिंग मीडिया और राजनीति के जरिए ऐसी कर दी गई है कि पार्टी के बाहर आप किसी को नेता की तरह नहीं देखते। आप भी और हम लोग भी। हम यह सब मान चुके हैं कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष राजनीतिक दलों के मुख्यालयों से ही निकलेगा। आज देश के तमाम जिलों में बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन या नेतृत्व के छोटे छोटे समूह बनाकर मां बाप तमाम अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा, मगर इनकी लड़ाई इस भ्रम को तोड़ रही है कि प्राइवेट स्कूल के नाम खुली ये सब दुकानें भारत के भविष्य के लिए अच्छा ही कर रही हैं। माँ बाप की मजबूरी का लाभ उठाकर स्कूल उन पर तरह तरह की शर्तें थोप रहे हैं, एक किस्म की मानसिक और आर्थिक गुलामी में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे माँ बाप का साथ किस दल का कौन सा नेता दे रहा है, आप जरा नोट डाउन कीजिए। तो क्या ये लोग बिना किसी नेता की मदद के अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे? लुधियाना में ही ये कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की तमाम स्कूलों के बाहर प्रदर्शन करने वाले माँ बाप में क्या हम कभी नेतृत्व की संभावना खोजेंगे? हम मुंबई के आजाद मैदान में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अनशन पर बैठे माँ बाप में नेतृत्व की तलाश करेंगे। राजनीतिक दलों में नेता नजर नहीं आता है तो रोने लगते हैं कि देश कौन चलाएगा, अब क्या होगा। नेता अगर 1 मिनट में चाहे तो प्राइवेट स्कूलों की धांधली बंद कर सकता है, वो चाहे तो, लेकिन स्कूल तो उसी का है। तो सरकारी स्कूल भी सुधर जाए अगर वो चाहे तो, मगर सबको पता है अंतिम लक्ष्य क्या है, नोट बनाना। काम के नाम पर उतना ही करना जिससे मीडिया में हेडलाइन बन जाए कि स्कूल का दौरा हो गया है, टीचर को हड़का लिया गया है। फिर स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के हजारों पदों के सवाल, बेंच से लेकर किताबों के सवाल कहीं गायब कर दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारी आज की राजनीति वही कर रही है जिसे व्हाट्सएप या फेसबुक में अपलोड करने के लिए तस्वीरें या छवियां बन सके, ताकि काम जितना ना हो उससे कहीं ज्यादा प्रचार हो, लगे कि हां कुछ हो रहा है। अब तो कई महीने बीत गए, बिल्डरों पर लगाम लगाने का दावा करने वाले केंद्र के कानून के बने हुए, इसके बाद भी हर रविवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही फ्लैट खरीदने वालों का प्रदर्शन क्यों जारी है? क्यों नहीं उन्हें फ्लैट मिला है? क्या आपने किसी राजनीतिक दल के नेता को रविवार की धूप में इनके साथ प्रदर्शन करते देखा है? वे नहीं दिखेंगे। हां, अपने घर में बुलाकर मुलाकात जरूर करते हैं, कभी कभी तस्वीरें भी खिंचाते हैं जिसकी मीडिया में प्रदर्शन करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा चर्चा होती है और छपती हैं ये तस्वीरें। नेताजी मिल रहे हैं। आखिर जनता के खड़े किए हुए संघर्ष में बिना कोई दिखे कोई नेता नायक या जननायक कैसे बन जाता है? उसे तो हम और आप बनाते हैं। फिर भी ताकतवर बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शनों का यह सिलसिला उम्मीद नहीं जगाता क्या हमारे और आपके भीतर कि कोई कितनी भी सत्ता हासिल कर ले, लोकतंत्र को नहीं छीन सकता? ये कौन लोग हैं जो बिल्डरों से लोहा ले रहे हैं? सोचिएगा कभी इनके बारे में भी। स्कूल और रियल एस्टेट ऐसा गढ़ है जहां नेताओं की जान बसती है। इसके जरिए लोगों का हौसला पस्त किया गया, उनकी कमाई हड़प ली गई। इसके बाद भी थोड़ी ही बहुत संख्या में मगर कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। इन लोगों को देखते हुए उम्मीदों से लबालब हो जाइए। गाय और मंदिर से फुर्सत निकालकर सोचिए कि जब जनता का कोई मुद्दा होता है, नेता कहां होता है? ऐसा नहीं है कि नेता के मुद्दे जनता के नहीं होते, बस नेताओं के मुद्दे को जनता तय नहीं करती। उनका अपना तरीका होता है। किसान पैदल मार्च करेंगे तो 2 तस्वीर नहीं छपेगी, टीवी पर 2 मिनट का फुटेज नहीं होगा, स्पीड न्यूज में दिखाया जाएगा। मगर किसानों को लेकर बड़े राजनीतिक दल के नेता जब पदयात्रा करेंगे तो उसका घंटों सीधा प्रसारण किया जाता है और वाहवाही होती है कि किसानों की तकलीफ समझने वाला कोई युग का मसीहा आ गया है। यह सब आपके आशीर्वाद से कायम है। इसे किसी बाहरी ने नहीं बल्कि हमने और आपने बनाया है। यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर मार्च 2015 की है और झारखंड की है।
एक कागज पर ये लोग पखाना कर रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं। इंग्लिश में आजकल इसे वॉशरूम जाना कहते हैं, क्योंकि टॉयलेट या लैट्रिन अब सुनने में टट्टी या पखाना जैसा भद्दा लगता है। यह तस्वीर है नक्सल प्रभावित लातेहार के बरवाडी ब्लॉक ऑफिस की, जहां 60 गांवों के लोग जमा हो गए। तो यह कागज पर टट्टी करते हुए क्या कर रहे हैं? 2 साल पहले इस तरीके से इन किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किया था। इनका लक्ष्य था कि प्रदर्शनों के देखने और देखकर ना देखने की हमारी आदत को गहरा झटका लगे। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने तब लिखा था कि यह आइडिया किसी पीआर या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से नहीं आया, बल्कि आदिवासी समाज के नेताओं की मौलिक सोच थी। वे बताना चाहते थे कि भूमि अधिग्रहण कानून में कितना दुर्गंध है, आम लोगों के प्रदर्शनों और नेताओं के आयोजनों में कितनी रचनात्मकता आ गई है। हालांकि दोनों की रचनात्मकता में काफी अंतर है, दोनों की नैतिकता में भी अंतर है, लेकिन बदलाव तो आ गया है। पहले पदयात्रा हुआ करती थी, फिर रथ यात्रा निकली, फिर रोड शो हुआ, अब रोड शो भी बदल गया है। लेजर लाइट से लेकर हजारों बाइक तक न जाने क्या क्या, सब कुछ इस तरह से होने लगा है जैसे राजनीतिक में मुंबई के महबूब स्टूडियो में फिल्माई जा रही हो पॉलिटिक्स। वहीं पर स्विट्जरलैंड है, बगल में इंग्लैंड है, सबका सेट बना हुआ है। नेताओं के प्रदर्शन अब टीवी पर प्रसारण योग्य होते हैं, उनका कैमरा एंगल तक बदल दिया गया है ताकि आपके दिमाग पर गहरा असर हो। गरीबी दूर करने वाले और गरीबी झेल कर मंच पर पहुंचे नेताओं के कपड़े तक डिजाइनर हो गए हैं, महंगे हैं। ये सब आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन गौर से देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आने के लिए नेता या आयोजन में कितनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कुछ साल पहले जब रामलीला में दिन रात सत्याग्रह चल रहा था, तब नर्मदा नदी में कुछ किसान जल सत्याग्रह करने पर उतर गए। वो दिल्ली में चल रहे आंदोलन से अपने आंदोलन को होड़ ले रहे थे, अपनी जगह चाहते थे मीडिया और सरकार की नजर में। 213 लोगों ने 32 दिनों तक कमर भर पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। उनके पांव खराब हो गए। मीडिया और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आम लोगों को क्या क्या करना पड़ा। वो अपनी रचनात्मकता के जरिए इस लोकतंत्र को समृद्ध करते रहे, जिंदाबाद कर दिया उन्होंने। कभी जीत जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं। 14 मार्च को तमिलनाडु से 134 किसान दिल्ली आए। तमिलनाडु में भयंकर सूखा है, 140 साल में ऐसा सूखा किसी ने वहां नहीं देखा, मगर वहां के नेता सत्ता का खेल खेल रहे हैं। दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर मीटिंग उधर मीटिंग हो रही है। किसान मुआवजे और कर्ज माफी की मांग को लेकर दिल्ली आए हुए। हमने 17 मार्च को प्राइम टाइम किया था कि किस तरह हिंदी भाषी प्रदेश में आकर इन किसानों ने अपनी देह को ही भाषा में बदल दिया, शब्दों और बोलियों के पार ले गए। वो मुश्किल से इनके बीच हिंदी बोलने वाला है। वैसे हिंदी बोल पाते तब भी कोई गारंटी नहीं कि मीडिया और सरकार इनकी सुन ही लेती। ये पहलू अभी छोड़ देते हैं। देखिए इन किसानों ने अपने प्रदर्शन को किस तरह से 40 दिनों में हर दिन एक नई ऊंचाई दी है। ये प्रदर्शनों की रचनात्मकता का दौर है। किसान नहीं, ये असली कवि हैं। जब ये स्टेशन पर उतरे तब की ये तस्वीर है, पहले दिन की। स्टेशन से उतरते ही वहां छोटी मोटी सभा जैसी हुई, निर्देश दिया गया कहां जाना है, क्या करना है, और फिर जंतर मंतर के लिए चल दिए। एक ऐसे शहर में जहां इन्हें उस मीडिया से भी होड़ लेना था जिसकी प्राथमिकताएं अन्य कारणों से रोज तय होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जल्दी ये लोग हर दिन खुद ही घटना बनने लगे। सबसे पहले खुद को अर्धनग्न किया, हाथ में कटोरा लिया, उस पर बेगर, अंग्रेजी वाला बेगर लिख दिया, हिंदी में भिखारी। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आकर के बैठे। आधे ढके तन के साथ ये किसान कर्ज माफी की मांग करने लगे। इनके गले में नरमुन की माला भी थी। कहना था इनका कि ये खोपड़ी उन किसानों की है जिन्होंने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। Respect us. Nobody give anything. During the election, they are speaking. 40 दिन से ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 134 किसान आए थे, जिनमें से कई बीमार पड़कर वापस भी गए, मगर वहां से 100 नए किसानों का जत्था आ गया। 100 किसानों का नया जत्था आ गया। दिल्ली आने वाले पहुंच रहे हैं वो लोग। हमने सोचा कि क्यों ना इनके प्रदर्शनों की एक सूची बनाते हैं टेलीविजन के लिए। देखते हैं कि दिन गुजरने के साथ साथ ये क्या करते हैं। अपनी लड़ाई को प्रासंगिक, रेलेवेंट और रोचक, इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए भी आजकल मूल संघर्ष से ज्यादा बड़ा संघर्ष हो गया है। इन किसानों में 25 साल का नौजवान भी है, 75 साल के बुजुर्ग भी हैं। हमने 17 मार्च के प्राइम टाइम में इनके प्रदर्शन के
को शामिल किया था, बताया। पहले वो देखते हैं कि तब का वीडियो आपको दिखाते हैं, जब वो पहले 2-3 दिनों का वीडियो है, तब वो किस तरह से अपनी आवाज उठा रहे थे। हमारे सहयोगी मुन्ने भारती ने बहुत प्रयास किया कि किसी से बात हो जाए, किसी को तो हिंदी आती हो। ना मुन्ने अंग्रेजी बोल सकते थे, ना किसान हिंदी बोल सकते थे। दोनों तरफ एक बीच की भाषा बची हुई थी, अंग्रेजी, जिससे हम कई बार नकली भाषाई स्वाभिमान के नाम पर चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। किसने सोचा था कि कर्ज से लदे किसानों को, आत्महत्या करने वाले किसानों को अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। मराठी, पंजाबी, तमिल सब भाषाओं ने किसानों को छोड़ दिया है। दिल्ली की अंग्रेजी अपनी अलग दहशत से डराती है। दिल्ली वाली अंग्रेजी कस्बे वाली अंग्रेजी को डराती है। मुन्ने भारती ने एक किसान से बात की कि वो क्या बोल रहे हैं। ये मत सुनिए इस वीडियो में किस तरह से बोल रहे हैं, उनके बोलने में जो टूटन है उसे देखिए। अगर आपको ये टॉपिक हेवी लगता है तो आप कुछ और भी देखिए। There was very hungry, is poverty and lazy, unemployed. Please give us pension for farmers above 60 years old. The farmers are very, very sorrow. Tamil Nadu farmers are dying poverty. दूसरे दिन 2 किसान पेड़ पर चढ़ गए और फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई, समय रहते इस घटना को किसी और घटना में बदलने से रोक दिया। तीसरे दिन इनका प्रदर्शन कुछ और हो गया। किसानों ने अपने कपड़े उतारे और पत्तों से शरीर को ढक लिया। चौथे दिन पूरे शरीर को पेंट कर लिया। छठे दिन इन लोगों ने रुद्राक्ष की माला पहन ली और प्रदर्शन करने लगे। 7वें, 8वें और 9वें दिन इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करते रहे। 10वें दिन सुप्रीम कोर्ट तक लंगोट में मार्च पदयात्रा करने के लिए निकल पड़े। 11वें दिन जंतर मंतर पर कुत्ता बन गए, भौंक भौंक कर प्रदर्शन करने लगे। 12वें दिन एक किसान लाश बन गया। किसान लाश के आसपास बैठकर घंटी बजाने लगे, कोई शोक सभा हो जैसे। रोने लगे। लाश बने किसान की शव यात्रा निकालने लगे। तेरहवें दिन रो रो कर प्रदर्शन करने लगे, भाएं भाएं रोने लगे। चौदहवें दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन गए और वहां से चूहे पकड़ कर ले आए। सोचिए, पटरियों पर कितनी गंदी हालत में चूहे दौड़ते रहते हैं, मोटे मोटे, भयानक, खतरनाक। उसे ले आए और फिर अपने दांतों से दबाकर प्रदर्शन करने लगे। यह सब क्या आसान रहा होगा? क्या ये सिर्फ इनकी नाटकीयता है रही होगी, या नाटकीयता होने के तो और भी तरीके हो सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। कोई चूहा दांतों से क्यों दबाएगा? 15वें दिन इन्होंने एक और नाटक किया।
तमाम मंत्रियों के ये दफ्तर भी गए हैं। कुछ तमिलनाडु से मोदी सरकार में एक मंत्री भी आए मिलने के लिए, राहुल गांधी भी गए, बहुत से सामान्य लोग भी इनकी मदद या समर्थन में गए हैं। मगर आने जाने से ज्यादा इनकी दिलचस्पी अपनी बात मनवाने में है। इनका कहना है कि कुछ हो जाए, दिल्ली से लड़ाई जीतकर जाएंगे। इनका कहना है कि अगर सरकार ट्रेन में बिठा भी देगी तो चेन खींच लेंगे, फिर अगर उतरने नहीं देगी तो चलती ट्रेन से कूद जाएंगे। दिल्ली में इतने जिद और जज्बात से बहुत दिनों से कोई किसान नहीं आया था। अब तो इन किसानों का कहना है कि वे पेशाब पीने जा रहे हैं, यूरिन। 5 किस्म के मांग है। एक तो सबसे पहले बैंक का ब्याज है उसका सारे कैंसिल करवाने का। नंबर दूसरा है ये शर्मा जी ने अनाउंसमेंट किया था किसानों का ये रेट का प्राइसेस का दोगुना करने का। तीसरा है ऑल इंडिया का रिवर के ऊपर एक साथ मिलाने का। चौथा है ये कावेरी का बोर्ड मीटिंग करने का। 5वां है हिंदुस्तान के किसी भी किसान को 60 साल से उम्र ज़्यादा हो गए, ये 2 दिन का हमारा मोहलत मांगे उन लोगों ने। कौन मांगा है? ये अपना सेंट्रल मिनिस्टर पुन राधाकृष्णन जी ने बोला था कल। कल हमारे से बुला के बात किए थे। अच्छा, बात करके उन्होंने बोला था ठीक है आप अपना ये इसका कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल करके अपने अपने घर जाओ। हम ये इसका आपका ये मांग पूरा कर देंगे। लेकिन हमने बोला जब तक हमारा रिटर्न करो में नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला 2 दिन का फिर रुको आप। इसे हम 2 दिन से शांति से कोई हड़ताल नहीं कर रहा, शांति से बैठे हैं बस अपनी जगह से बैठे यहाँ से हिलेंगे नहीं। आज और कल 2 दिन देखेंगे। इसको 2 दिन के लिए सिर्फ 2 आदमी ने अपना आज का भूख हड़ताल रखा है। ये भूख हड़ताल कर रहे हैं? हाँ सिर्फ 2 आदमी ने। ये देखिए, ये भगवान से दिखाइए थोड़ा सा। ये भूख हड़ताल एक आदमी भूख आदमी, एक आदमी दोनों है। अच्छा, और इनका उम्र जो है मैंने सुना 65 साल का है। 65 साल का। ये 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं? आज और कल 2 दिन के लिए नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। अच्छा, और वो दूसरा आदमी वो उनको 45 साल उम्र, तमिल चल बना। ये 2 दिन का हड़ताल रखे, भगवान से दुआ कर रहे हैं हमारे कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए, इसके लिए 2 दिन के लिए हड़ताल रखे। ये 2 दिन में कुछ कार्रवाई नहीं होगा फिर शनिवार से अपना कार्रवाई दोबारा वही सेम शुरू हो जाएगा और दोबारा वही शुरू कर देंगे सभी। हाँ सभी सारे यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर आप लोग सभी अनशन शुरू करेंगे? हाँ तुरंत शुरू कर देंगे। नहीं, कुछ और दूसरा चीज कह रहे थे कि कल से आप लोग शायद यूरिन जो है, कल नहीं, कल के बाद परसों से यूरिन पीना शुरू। जैसे मोरारजी देसाई ने किया था, मोरारजी देसाई ने पहले अपने पेशाब पिए थे एक बार, यूरिन पिए थे। हाँ जी, तो आप लोग यूरिन पी के ही प्रोटेस्ट करेंगे, अपना प्रोटेस्ट हम करेंगे, खुद करेंगे। ये हमारे नेताजी ने बताया था, जो हमारे लीडर हैं उन्होंने बताया। क्या फायदा होगा? अब तो सरकार तो फायदा तो क्या, फायदा तो कुछ नहीं है। जब हम बैठे इसमें क्या फायदा, इसमें कोई फायदा नहीं है। फिर भी तो हमारा कम से कम हमारा बात सुन लें। हिंदुस्तान के किसान पेशाब पी रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने जंतर मंतर पर नाटक भी खेला। इसमें प्रधानमंत्री को चाबुक मारते हुए मुद्रा में दिखाया गया और किसान गांधी का मुखौटा पहनकर जमीन पर कूड़ा खाते दिख रहा है और मदद मांग रहा है। उनके प्रदर्शन का ये 15वां दिन था। हम कह सकते हैं कि इनका प्रदर्शन विचित्र होता जा रहा है, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन की कल्पना हम सबने कब की थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नेताओं के यहां लाखों का ठेका लेकर बैठे इवेंट मैनेजर इससे कुछ अपना आइडिया जरूर बनाएंगे। अब वे किसी सरकार या राजनीतिक दल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, तो इसी तरह रोज रोज आइडिया निकालेंगे, विचित्र विचित्र हरकत करेंगे और इवेंट में बदल देंगे। अभी आपको लग रहा है कि इनके प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं है, मगर जल्दी ही कोई इनके प्रदर्शन से आइडिया चुराकर अपनी दुकान चलाता हुआ नजर आएगा। 16वें दिन में सांप का मांस खाया इन्होंने। तमिलनाडु से बताया गया कि तमिलनाडु से सांप लाया गया था। 17वें दिन काले कपड़े से सर और आंख को ढक लिया। 18वें दिन कटोरा लेकर भिखारी बने। 19वें दिन आधा सर और आधी मूछ मुड़वा ली। 21वें दिन पूरी मूछ साफ कर दी और 22वें दिन ये किसान सर के बल खड़े रहे। வாழ்க்கை தலையில மாதிரிச்சா
इस आंदोलन का नेतृत्व 70 साल के एक वकील कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये पिछले साल भी दिल्ली आए थे, तमिलनाडु के किसानों की व्यथा बताई, मगर किसी ने परवाह नहीं की। वे जरूर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर तमिलनाडु की राजनीतिक गतिविधियों को देखकर नहीं लगता कि वहां के विधायकों या सरकार को किसानों की चिंता है। अब 23वां दिन आ चुका है, इनका प्रदर्शन कुछ और रूप ले चुका। चौबीसवें दिन इन किसानों ने कपड़े से खुद को ढक लिया और चलने लगे सड़क में। 25वें दिन एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया और किसान अपनी हथेली काटकर खून उनके चरणों में अर्पित करने लगा। 26वें दिन भूख हड़ताल की, 27वें दिन गले में फांसी डालकर प्रदर्शन करने लगे। अट्ठाईसवें और 29वें दिन इनका प्रदर्शन झकझोर देने वाला रहा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देकर लौटते वक्त ये निर्वस्त्र हो जाएंगे और प्रदर्शन करने लगेंगे। जैसे जैसे दिन गुजरा, इन किसानों की जिद बढ़ती गई। 40,000 करोड़ की मदद राशि की मांग की है इनकी। किसी भी सरकार के लिए यह मुश्किल राशि है। केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ कुछ दिए हैं मदद के तौर पर, लेकिन 40,000 करोड़ वो दे सकेगी, हम अंदाजा कर सकते हैं। 29वें दिन इन्होंने जो किया वो और भी मुश्किल काम था। खुली सड़क पर, जमीन पर चावल को, भात को चादर की तरह बिछा दिया और उस पर दाल डालकर खाने लगे। आप और हम कभी इस तरह से नहीं खा सकते, किसी दूसरे को खाते देख भी नहीं सकते। थोड़ा खिसक लेना। And you can see the farmer leader I Kanu telling the तीसवें दिन उन्होंने जिस शरीर को भाषा में बदला था, उसी की छाती और पीठ पर अपनी मांग लिख दी, ब्लैक बोर्ड बन गए। 31वें दिन की जानकारी हमारे पास नहीं है। 32वें दिन इन किसानों ने साड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। ध्यान रखिए, लाश बने, निर्वस्त्र हुए, मूछ मुड़ा ली और अब साड़ी पहनकर प्रदर्शन करने लगे। इन किसानों ने बताया कि एक किसान ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर कर्ज लिया, लोन नहीं चुका पाया तो साहूकार मंगलसूत्र ले लिया। तो इस सीन को किसानों ने जंतर मंतर पर दोहराया, धागे के मंगलसूत्र पहनकर प्रदर्शन किया। ये केंद्र सरकार जितने भी किसान की लोन है वो लोन सारे रद्द करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये ड्राउट की वजह से ये किसान अभी फार्मर्स एक्टिविटी टोटली ख़त्म हो गई है। इसीलिए ये लोन नहीं भर पाएंगे, इनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये किसान का काम नहीं चल रहा है। ये इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। अभी तक मद्रास में 400 से ज़्यादातर किसान लोग आत्महत्या किए हैं। इसे रोकने के लिए यहाँ पे 100 से ऊपर किसान के लोग, ये उनके नेता अय्या कन्नू जी यहाँ आए हैं, उनके तरफ से ये 4 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में ये 100 से ज़्यादातर किसान लोग यहाँ पे बगैर खाए पिए, यहाँ कोई देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ठहरने की इनकी मुश्किल हो रहा है, यहाँ मच्छर में यहाँ सो रहे हैं, यहाँ पे सड़क में सो रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। या केंद्रीय सरकार इनका मांग ये है, केंद्रीय सरकार जल्दी से जल्दी ये लोन सारे ख़त्म करनी चाहिए। जो भी अनाज यहाँ होता है उसका
प्रॉपर या रेट निर्णय करनी चाहिए, ये सब इनका मांग है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सहकारिता बैंकों से लिए गए 5,780 करोड़ के कर्ज वहां की सरकार ने माफ किए हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि तमिलनाडु के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाना चाहिए। इस बार तमिलनाडु में पिछले 140 साल में सबसे कम बारिश हुई। पिछले साल यहां 170 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि औसतन 437 मिलीमीटर बारिश होती है। कई जिले ऐसे हैं जहां 60% से भी कम बारिश हुई है। राज्य के कई इलाकों में पानी का संकट है। 80% किसान वहां छोटे हैं। तमिलनाडु में आपने सुना होगा कि सस्ता खाना दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कैंटीन है, किसानों को सस्ते दरों पर अनाज भी दिया जाता है। ये केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं। इसके बाद भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्ज का बोझ उनकी क्षमता को पार कर गया है। 34वें दिन किसान औरत बन गए, चूड़ी तोड़कर प्रदर्शन करने लगे। 37वें दिन किसानों ने फटा हुआ कुर्ता पहन लिया। अब वे पागल बन गए, पागल बनकर प्रदर्शन करने लगे हैं। आप कह सकते हैं कि किसानों के इन प्रदर्शनों में अतिवाद है, विचित्र भी है, लेकिन यह भी तो देखिए कि आम किसान अपनी बात को लेकर कैसे लड़ रहा है। लड़ने के लिए किन किन तरीकों का इजाद कर रहा है। जंतर मंतर पर ही उनका घर बस गया है। मांग पूरी होने तक जाने वाले नहीं हैं ये, इसलिए वहीं रात बिताते हैं, वहीं खाना भी बनाते हैं। आसपास से लोग मदद भी करते हैं, दिल्ली के भी लोग करते हैं। छात्रों ने भी मदद की है, शिक्षकों ने भी मदद की है। कोई आर्थिक मदद कर रहा है तो कोई नैतिक मदद दे रहा है, लेकिन इनके प्रदर्शनों में कोई जोर शोर से शामिल नहीं है। नेता मंत्री गए हैं, मगर जाने की औपचारिकता दर्ज हो उतने भर के लिए गए हैं। राधाकृष्णन जी है, ये तो सेंट्रल मिनिस्ट्री है। हाँ, ये तो सेंट्रल मिनिस्टर है, बीजेपी की तरफ से सेंट्रल मिनिस्ट्री है। बीजेपी की तरफ से क्या बोले वो आपको? सरकार भी उन्हीं का है। हाँ, उसने कल बुला के कल उसने बात किए थे, उसने 2 दिन का मोड़ दिया, इसलिए हमें बैठे हैं 2 दिन से। भाई हमारा कोई चाय बाय जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम यहाँ से हिलेंगे। आप किन किन लोगों से मिले? किन किन मिनिस्टर से? कोई मिनिस्टर से मिले आप? हम कहीं नहीं खुद जाकर कभी? हाँ, ऐसी जगह अपना उमावर्ती से मिला है। उमावर्ती यहाँ आए थे? यहाँ नहीं, हम काफी दफ्तर में जाकर नेताजी ने मिले थे, हम नहीं गए थे। उमावर्ती के घर गए थे आप? नहीं, दफ्तर में गए थे, वहाँ मिले। उमावर्ती ने क्या बोली आपसे? अरे एप्लीकेशन देते, पिटीशन देते हैं, उन्होंने उसे रिसीव कर लिए। अच्छा, आप अपना मांग दे के आए? मांग दे के आए, पिटीशन दे के। हाँ, और निधि मिश्र अरुण जेटली जी से भी मिले? उनके पास भी देखे आए। उनके पास उनसे मिले हैं या सिर्फ उनके दफ्तर में देखे आए? तो उनसे नहीं मिले? किसी मिले नहीं। कृषि मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखे हैं? सबको तो दे रहे जी, प्रधानमंत्री? हाँ जी, सबको दे रहे। ऑफिस में देखा है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया? हमारे किसान चक्रव्यूह में फंस गए। ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, लेकिन उनका करना काफी नहीं है। किसानों ने जो रचनात्मकता दिखाई है उससे उनकी बेचैनी समझ में आती है। कुछ लोग निंदा भी कर रहे होंगे कि इतना अतिवाद क्यों। कई बार करुणा दिखानी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों कोई मुंह में चूहा दबा रहा है, जमीन पर दाल भात बिछाकर खा रहा है, वो क्या कहना चाहता है, क्या पाना चाहता है। ऐसी ही जिद और रचनात्मकता चाहिए किसानों को अपनी समस्या से निकलने के लिए, प्रदर्शन के लिए भी चाहिए और खेती के तौर तरीके बदल देने के लिए भी। ऐसा ही जोर लगाना होगा महंगी खेती के चक्र से निकलने के लिए, वरना सरकारों के ये माफी अभियान से किसान देश के इस संकटों के चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ ये तस्वीर सहारनपुर के एसएसपी के सरकारी आवास की है, जिसे हम कैंप ऑफिस कहते हैं। आमतौर पर धरना, प्रदर्शन या घेराव के लिए लोग एसएसपी के दफ्तर जाते हैं, मगर 20 अप्रैल की शाम बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा समर्थकों या भीड़ के साथ कैंप ऑफिस आ गए, जो एसएसपी का आवास भी है। उस वक्त एसएसपी घर पर नहीं थे, बल्कि शहर में भड़के तनाव को संभालने गए थे। घर पर पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। एसएसपी के आवास की वैसी कोई खास सुरक्षा नहीं होती है, होती तो इतने लोग अंदर नहीं आ पाते। बीजेपी सांसद ने आवास परिसर में घुसकर भाषण भी दिया, बल्कि एसएसपी को नालायक कहा
और हटवाने की बात कही और नए कप्तान के आने के स्वागत में नई नई तैयारियों की भी बात कही। कप्तान नालायक, अब ये कप्तान यहाँ से हटेगा, नया कप्तान आएगा और नया कप्तान प्लानिंग के साथ हमारी यात्रा वहां से निकलवाएगा। लेकिन सुनो, इस बार और भव्य निकलेगी। केवल 2-3 झांकियां, मुझे तो पता नहीं, 50 जाते होंगे और इस बार 5000 आदमी होंगे। तो आपने देखा कि सांसद महोदय सरेआम पुलिस कप्तान को नालायक कह रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं और नए कप्तान के आने की बात कर रहे हैं, जैसे ये काम यूपी पुलिस के प्रमुख का या गृह मंत्री का नहीं है, सांसद जी का अपना कोई पर्सनल मैटर है। अब आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, अंदाजा मिल सकता है कि एसएसपी आवास पर क्या हुआ होगा। पहली तस्वीर में एसएसपी की नेम प्लेट है, लेकिन दूसरी तस्वीर में भीड़ के आने के बाद वहां नेम प्लेट नहीं है, वो तोड़ दी गई है। वो आप शीशे का होता है, नाम लिखा होता है लाल रंग से और बत्ती होती है अंदर, वो तोड़ दी गई है। एसएसपी का नेम प्लेट गायब है। भारी संख्या में मौजूद समर्थक नारेबाजी वहां पर करने लगे। एसएसपी आवास के आगे की सड़क पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। फिर अंदर नेताजी ने समर्थकों को संबोधित किया। हालांकि सांसद को यह बताने से कोई ऐतराज नहीं था कि सिर्फ वही वहां अकेले नहीं है, बल्कि सहारनपुर की बीजेपी इकाई के तमाम नेता भी वहां मौजूद हैं। आईजी मेरठ जोन को यहां भेजा गया और हमारे साथ हमारे विधायक भाई प्रदीप चौधरी जी, भाई ब्रजेश रावत जी, भाई देवेंद्र निम जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राजीव गुंबर जी और मनोज चौधरी जी, महावीर राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र जी, हमारे महानगर अध्यक्ष अमित जी, सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे पूर्व चेयरमैन हरीश मलिक जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं और सभी उस चर्चा में उपस्थित थे और हमने उनसे 2 टूक मांग करी है। भाई 2 टूक ही होता है मामला तो हमेशा। आप कल्पना कीजिए कि एसएसपी के घर में सांसद पूरी पार्टी लेकर घुस जाएं तो क्या हालत होगी। आप कल्पना नहीं करना चाहते तो इस वक्त यूपी के किसी पुलिस वाले को जानते हो तो निजी तौर पे पूछ लीजिए। यहां तक कि एसएसपी लव कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके घर पे हमला हुआ है तो वे बोल नहीं पाए। जो जवाब दिया उससे लगा कि दूसरे जिलों के एसएसपी होंगे, जैसे ये दूसरे जिले के। बात ठीक भी है, जब घर पे नहीं थे तो कैसे तुरंत बता देते, लेकिन घर पर क्या हुआ है ये पता चलने में जिले के एसएसपी को कितने सेकंड का वक्त लगना चाहिए। देखिए, अब इस पे तो मेरे ख्याल से मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग और डीएम साहब, डीआई साहब, कमिश्नर साहब सब लोग यहाँ गाँव में हैं और अगर वो लोग मेरे आवास पर हैं या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं तो मेरी जानकारी में नहीं है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल जब बात मीडिया में आई, कई घंटों तक यूपी पुलिस ने इस पर प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई। जब बात मीडिया में आई तो इस मामले में सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसएसपी रेजिडेंस पर कुछ तोड़फोड़ भी की, जिसमें नेम प्लेट, सीसीटीवी कैमरा, कुर्सियाँ वगैरह हैं। उसका मुकदमा एक अलग से हम लोगों ने लिखाया है और गांव वाला जो घटनाक्रम है उसका मुकदमा एक अलग से लिखा है। सांसद जी का नाम है नेम्ड? जी, दोनों में सांसद जी का नाम है, क्योंकि मौजूदगी दोनों ही जगह पर सांसद जी की थी। हालांकि उसमें हम लोगों ने पूरा घटनाक्रम का उल्लेख किया है और जिसका जो रोल है उसी को हम लोगों ने दिखाया है। सर, एक और जब पता चला आपके पर्सन में उन्होंने तोड़फोड़ करी, अंदर आपके ऑफिस में डीवी आया थोड़ा, तो आपके घर में जो फैमिली था बड़े भयभीत हो गए होंगे, आपके पास फ़ोन भी आ रहे थे? नहीं, देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब अगर किसी के भी घर में 400-500 लोग अनियंत्रित घुस जाएंगे तो घर वालों का भयभीत होना स्वाभाविक है और जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चे घर में थे और फैमिली मेंबर्स थे। तो लेकिन दिन के 2 बजे तक यूपी पुलिस की, मैं शुक्रवार 2 बजे की बात कर रहा हूं, यूपी पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसी भयानक चुप्पी। हालांकि आईपीएस अफसरों के केंद्रीय संगठन ने ट्वीट कर घटना की निंदा की। अब एक सवाल खुद से भी पूछिए कि क्या यूपी के आईपीएस अधिकारी या उनका संगठन घटना की निंदा भी नहीं कर सकता? क्या वो इतना डर गए हैं? आईपीएस एसोसिएशन ने ट्वीट कर कहा है, केंद्रीय संगठन ने, कि एसएसपी के आवास को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अफसरों का हौसला टूटता है, परिवार सदमे में आ जाते हैं। उम्मीद है सरकार पुलिस का मनोबल बनाए रखेगी। ये आईपीएस एसोसिएशन के ट्वीट हैं। परिवार सदमे में आ जाता है। जाहिर सी बात है, एसएसपी के घर पर इतने लोग पहुंच जाएं, वहां भाषण होने लगे
और नेम प्लेट तोड़ा जाने लगे और उस एसएसपी को नालायक कहा जाए तो कोई भी डर जाएगा कि उसका आने दो, इसका तबादला कराएंगे, नेम प्लेट तोड़ेंगे, सदमा तो पहुंचेगा ही। आईपीएस संघ ने कहा कि आवास को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि एसएसपी की गैर मौजूदगी में उनके आवास को कैसे निशाना बनाया गया और किस तरह से पार्टी के जिम्मेदार लोग वो घर में घुसने की हिम्मत कर पाए? जांच की मांग करने से पहले यह भी सोच लीजिएगा जांच से होता क्या है। सहारनपुर में तनाव भड़का था। इस घटना को लेकर तथ्यात्मक रूप से अभी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मीडिया की भूमिका क्या होती है ऐसे वक्त में अब ज्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मान लेते हैं कि बीजेपी सांसद की शिकायत सही हो, शब्दशः और 100%, उनका आक्रोश भी सही हो, लेकिन क्या आवास पर जाकर भाषण देना, घुस जाना समर्थकों के साथ सही था? यह अब उन्हें सोचना चाहिए जबकि उनका गुस्सा कुछ कम हो गया हो। 20 अप्रैल को बिना इजाजत के बीजेपी अंबेडकर जयंती को लेकर जुलूस निकालना चाहती थी। क्यों? यह यात्रा पिछले 7 साल से नहीं निकाली गई है, यह पता चला है। ये प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी। बताया गया था कि क्योंकि ये परंपरागत जुलूस नहीं है, अतः इसको निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने प्रयास किया उस शोभा यात्रा को निकालने का, जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन कुछ लोग क्योंकि उस शोभा यात्रा को जबरदस्ती निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से पथराव हुआ। तो बातें, कोई यात्रा निकालना चाहता है तो अनुमति मिलनी चाहिए। यात्रा का विरोध करने वालों को भी समझना चाहिए कि आप अगर दूसरे की यात्रा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपनी यात्राओं और जुलूस पर खुद से प्रतिबंध लगा लीजिए। फिर सांसद महोदय को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है तो प्रयास करना क्या उचित रहेगा, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है। वो अगर अपनी सरकार के प्रशासन की बात नहीं मानेंगे तो किसकी सरकार की मानेंगे? तू मैं करने से कोई लाभ नहीं है। शांति बहाल होनी चाहिए। सब समझ गया, ज्ञान प्राप्त हो गया जीवन का। सांसद महोदय की बात का भी जवाब दिया जाना चाहिए जो सवाल उठा रहे हैं, और सांसद महोदय को भी जवाब देना चाहिए कि क्या किसी के घर में इस तरह भीड़ लेकर जाना ठीक रहता है। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री ने नौकरशाहों को अच्छा संदेश दिया है। अगली बार उन्हें अपने सांसदों और नेताओं को भी संदेश देना पड़ेगा कि एसएसपी का घर तो मत घेरो, जब वो वहां पर नहीं है, उसकी बीवी बच्चे हैं तो वहां तो मत जाओ। ब्रेक के बाद मैं सोशल मीडिया की ताकत को पहचानने वाला इंसान हूं, उसके महत्व को समझने वाला इंसान हूं, लेकिन व्यवस्थाओं का विकास अगर उसके माध्यम से होता है और यह व्यवस्थाओं को जनता जनार्दन से जोड़ने के लिए काम आता है, तब तो उसका उपयोग है। अगर मैं सोशल मीडिया के नेटवर्क के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट का अफसर हूं और मैं टीकाकरण की डेट का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता हूं, भाई 20 तारीख को टीकाकरण है, 20 तारीख को टीकाकरण है, जरूर आइए, बात पहुंचाइए, मैं सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं टीकाकरण में 2 बूंद पिलाने गया हूं और मेरी फोटो फेसबुक पर प्रचारित कर रहा हूं तो अनामिका के लिए मैं सवालिया निशान बन जाता हूं। एक ही व्यवस्था को मैं कैसे उपयोग करूं? आज मैं देखता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अफसर हैं वो इतने बिजी हैं कि ज्यादातर समय इसी में जाता है। मैंने आजकल मेरी मीटिंगों में सबको इसको एंट्री बंद कर दी है, वरना चालू मीटिंग को निकाल करके शुरू हो जाता है। आत्मचिंतन करने में कोई कोताही न बरते। सोचें, जिस दिन सिविल सर्विस के लिए आप सिलेक्ट हुए होंगे, आपके मां बाप ने आपको किस रूप में देखा होगा, आपके यार दोस्तों ने कैसे देखा होगा, और आप भी जब घर से चले होंगे उस पल को याद कीजिए। मैं मानता हूं कि वो पल ही उससे बड़ा उत्तम से उत्तम आपका कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। जो जीवन की वो पहली पल थी, वही आपके जीवन की ताकत है। अगर कुछ और है तो आप डिरेल हुए हैं, अगर वो बना हुआ है तो आप सच्चे रास्ते पर। न मेरे शब्दों को याद करने की जरूरत है, न हिंदुस्तान के कितने ही आपके सीनियर लोगों ने आपको कहा हो किसी को याद करने के, सिर्फ अपने आप जिस दिन आप सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट हुए थे उस पल आपके मन में जो विचार आया था
वो ही आपकी प्रेरणा रहेगा। मैं नहीं मानता इस देश को कोई नुकसान होगा। कोई बाहर से जरूरत नहीं है जी। उसी को याद करे, बार बार याद करे, सिविल सर्विस डे को याद करे। फिर से एक बार जरा 30, 40 साल, 25 साल पीछे चले जाइए, जरा उस पल को याद कीजिए जब माँ बाप को पता चला होगा कि आप यूपीएससी पास होकर के, IAS होकर के अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब मसूरी के लिए निकलने आए वाले, उस पल को याद कीजिए। रेलवे स्टेशन पर आपके माँ बाप छोड़ने आए होंगे, पल याद कीजिए। बस स्टेशन पर आपके साथी छोड़ने आए होंगे, पल याद कीजिए। वो पहले 24-48 घंटों को याद कीजिए। जिंदगी में कैसे कैसे सपने भर करके निकले थे, क्या कहीं उसमें डाइल्यूजन, डाइवर्जन तो नहीं आया है? किसी और के उपदेश की आवश्यकता नहीं, किसी प्रेरक कथा की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है।